आजकल पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं इस बात को लेके कि हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कराएं कि हम नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएं। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट का आजकल इतना एम्फेसिस चल रहा है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी आजकल शुरू हो गया, हम लोग उससे काफ़ी कर रहे हैं आजकल। वो हमारे पास पेशेंट्स एट द फर्स्ट प्लेस क्वेरी लेके आते हैं कि सर शुड वी गो इन फॉर अ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और शुड वी गो इन फॉर अ कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट। कन्वेंशनल का मतलब है कि हम जैसे नॉर्मली करते हैं। Hi everybody, I am Dr. Saifan Shah, Director of Orthopedics and Joint Replacement Surgery at Medanta Hospital, लखनऊ। मेरे पास पेशेंट्स काफ़ी आते हैं इस चीज़ को लेके कि सर हमको रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, एंड इन द फर्स्ट प्लेस समटाइम्स द पेशेंट आर आस्किंग फॉर द रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है डिफरेंसेस क्या हैं। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का ये मतलब नहीं है कि उसको कोई रोबोट परफॉर्म कर रहा है। अनलाइक द सर्जरी ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमिनल सर्जरीज़ में क्या होता है कि वहाँ पेशेंट होता है और एक पूरी रोबोटिक मशीन होती है, एंड जो है सर्जन दूर बैठा होता है, सर्जन वहाँ से उसको कंट्रोल करता है रोबोट। लेकिन अगर ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की बात करें, अगर नी की बात करें, तो इसमें सर्जन सर्जरी परफॉर्म करता है, रोबोट सिर्फ उसको कैलकुलेशंस करके गाइड करता है। अगर बाय द वे अगर मुझे सर्जरी के ड्यूरिंग अगर मुझे बोन का कट लेना है, तो वो जो है बोन का कट या तो मैं उसमें जिग्स लगा के उसके जो होते हैं, जो उसके मेजरमेंट्स होते हैं, उसको मैं लगा के लूँगा, या तो फिर रोबोट मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका बोन का कट ऐसा होना चाहिए। तो उसमें हम प्री कैलकुलेशंस करते हैं, सारा डेटा फीड होता है, उसके बाद 100 का एक आर्म होता है और उससे कट हो जाता है। तो एक्चुअली रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ नॉट डन बाय अ रोबोट, बट इट इज़ असिस्टेड बाय अ रोबोट। सर्जन परफॉर्म्स द सर्जरी, सर्जन ही सर्जरी करते हैं। तो अगर आपको रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के अगर आप उससे फ़ायदे पूछना चाहते हैं, यस, उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें प्रिसीशन सर्जरी के जो कट्स होते हैं, इम्प्लांट्स की जो पोजीशनिंग होती है, वो उसका प्रिसीशन रोबोटिक सर्जरी से बेटर होता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप कन्वेंशनल सर्जरी करा रहे हैं तो उसमें भी कोई लॉस है या उसमें उतना अच्छा फ़ायदा नहीं है। पेशेंट का कभी कभी ये भी एक क्वेरी होती है कि आप क्या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा दोनों घुटने एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं? यस, दोनों घुटने हम नॉर्मल रूटीन में भी हम कर सकते हैं और हम रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल घुटना या फिर आप दोनों घुटने का करने की सर्जरी का चयन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट को और सारी प्रॉब्लम्स कितनी हैं, क्या क्या उसके इश्यूज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ जिससे हम कहते हैं कि भाई किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम को लेकर, पेशेंट की एज को लेकर इस चीज़ का चयन किया जाता है कि पेशेंट का घुटने का सर्जरी एक बार में एक और या फिर एक बार में दोनों घुटने की सर्जरी की जा सकती है कि नहीं। पेशेंट्स का एक ये भी सवाल होता है कि जो हम इम्प्लांट्स कन्वेंशनल सर्जरीज में यूज़ करते हैं, क्या हम वही सेम इम्प्लांट्स रोबोटिक सर्जरी में भी यूज़ करते हैं? यस, इम्प्लांट्स जो भी हम इधर कन्वेंशनल सर्जरी में यूज़ करते हैं, वही इम्प्लांट्स सेम इम्प्लांट्स रोबोटिक सर्जरी में भी यूज़ होते हैं। इस चीज़ का डिसीजन इम्प्लांट्स किस टाइप की यूज़ होते हैं उसका ज़्यादा जो दारोमदार होता है वो इस चीज़ पे होता है कि आपके घुटने में कितनी ख़राबी है, आपकी सर्जरी पहली बार हो रही है कि आपकी सर्जरी सेकंड बार हो रही है। इम्प्लांट का चयन और किस टाइप के इम्प्लांट्स आप यूज़ करते हैं, इसका दारोमदार इस चीज़ पे ज़्यादा है, ना कि इस पे कि आप कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि आप रोबोटिक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। रोबोट सर्जरी एंड कन्वेंशनल सर्जरी में टाइमिंग्स क्या होते हैं, कौन सा ज़्यादा फास्ट होता है, कौन सा ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सर्जरी की स्पीड और सर्जरी का परफॉर्मेंस टोटली सर्जन बेस्ड है। ये चीज़ टोटली सर्जन के ऊपर है। कन्वेंशनल सर्जरी और या रोबोटिक सर्जरी में टाइम ऑलमोस्ट सेम लगता है और ये चीज़ सर्जन पे डिपेंड होती है कि सर्जरी की स्पीड एंड उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी हैं आप सबके लिए। या तो आप कन्वेंशनल सर्जरी कराते हैं या तो आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं। पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं तो आप कुछ और काम कर सकते हैं जो कि आप कन्वेंशनल सर्जरी से आप नहीं कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैं ये बहुत भली भांति पेशेंट्स को सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि आप सर्जरी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और आप क्या क्या नहीं आपको करना चाहिए। सर्जरी के बाद नॉर्मली आपको नीचे नहीं बैठना चाहिए।
आप इंडियन टॉयलेट सीट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं और आपको कोशिश भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जंपिंग है या तो रनिंग है, दौड़ना है आपको, वो वाले गेम्स आप नहीं खेलें। जैसे कुछ कुछ गेम्स ऐसे हैं कि आप अगर गोल्फ खेलते हैं या तो आप स्विमिंग करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, साइकिलिंग आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे जैसे कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, अगर आप दौड़ना चाहते हैं या आप कुछ अगर फुटबॉल भी अगर आप कभी खेलें तो वो सब आपको नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में डायबिटीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं उनको डायबिटीज़ होती है, कुछ कुछ पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी होती है। अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट्स मेरे पास आता है, उसका ब्लड शुगर लेवल 260 है, उसका HbA1c जो कि हमको लास्ट 3 महीने की ब्लड शुगर्स के बारे में बताता है वो उसका 8 है, तो मैं उसको सर्जरी अभी नहीं करूँगा, मैं उसको मना कर दूँगा। मैं उसको एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजूँगा और उससे कहूँगा कि आप अपना स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल कीजिए, उसके बाद यू कैन कम बैक टू मी मे बी आफ्टर अबाउट अ मंथ और सो। मैं उसको फॉलोअप में रखूँगा और जब उसके ब्लड शुगर्स लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब आ जाएंगे तब मैं उसको सर्जरी के लिए लूँगा। तो क्या अगर उसके ब्लड शुगर कंट्रोल्स लेवल नॉर्मल आ गए हैं तो क्या आप उसके दोनों घुटने का एक साथ सर्जरी कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, बट उसके लिए ये है कि उसका सर्जरी के दौरान, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और उसका बहुत ही क्लोज फॉलोअप होना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स को किडनी के इश्यूज़ भी होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं, रीनल फेलियर्स में पेशेंट्स होते हैं, क्रिएटिनिन उनका 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और या उससे भी ऊपर हो सकता है। अगर इतना ये चीज़ें आ रही हैं, इस टाइप के पैरामीटर्स हैं ब्लड में, तो आपको रिप्लेसमेंट्स अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं आपको करवाना चाहिए। सर्जन आपको किडनी के स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, डॉक्टर्स के पास भेजेंगे और जो है आप अपना किडनी का कंट्रोल सही करवाइए, क्रिएटिनिन का, यूरिया का, और वो सब कंट्रोल करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हैं। क्या अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो भी क्या आप नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? यस, आप तो भी कर सकते हैं। पेशेंट को आपको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, पेशेंट को आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉर्मल लेवल लेके आना होता है और ये सारी मदद आपको और जो स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो किडनीज़ के हों, चाहे वो डायबिटीज़ के हों, चाहे वो छाती के डॉक्टर्स हों, चाहे वो जो हैं कार्डियक डॉक्टर्स हों, वो आपको पेशेंट्स को ऑलमोस्ट ऑप्टिमाइज़ करके आप अपना नी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हैं, पेशेंट ज़्यादा बीमार हैं, उनको और ज़्यादा एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ बेहतर होती है कि आप अगर दोनों घुटने की सर्जरीज़ हैं तो आप उसको स्टेज्ड करें। स्टेज्ड का मतलब ये है कि आप जो है एक घुटना का सर्जरी अभी करते हैं और एक घुटने की सर्जरी आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने के बाद आप करें, तो उसमें पेशेंट की सेफ्टी ज़्यादा बेटर होती है। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है और उसको मॉडरेट टाइप की या थोड़ी सी भी ज़्यादा आर्थराइटिस है, तो एज अ सर्जन मैं जो पेशेंट्स को उस टाइम सर्जरी के लिए थोड़ा सा डिसवेट करता हूँ, मना करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप अपना वेट कम कीजिए। वो आप अपने डाइट के थ्रू वेट कम कर सकते हैं और आप अपने मसल्स की एक्सरसाइजेस कीजिए एंड यू कैन कम बैक टू मी आफ्टर 3 मंथ और मे बी 6 मंथ्स। उससे क्या होता है कि एक तो पेशेंट को अपनी सर्जरी के लिए मोटिवेशन मिलता है, वो अपने वेट लॉस करने में ज़्यादा जो है जागरूक भी होते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं और मे बी अगर उनका डायबिटीज़ भी है तो वो भी चीज़ें उनकी जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं और पेशेंट्स इस बीच अच्छे से एक्सरसाइजेस करते हैं, पेशेंट का वेट लॉस होता है तो आपके सर्जिकल आउटकम्स आर बेटर। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट का BMI ज़्यादा है, पेशेंट अगर ओबेसिटी मोटापे की रेंज में है, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप पेशेंट्स को वेट लॉस के लिए आप कहें, उनका वेट लॉस करवाएं और फिर उनको आप एक्सरसाइजेस पे रखें और पेशेंट को आप कुछ महीनों के बाद कॉल करके और उनके लिए और फिर आप उनको सर्जरी के लिए बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण से अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी डिले करना चाहते हैं, वो जो है कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि आप अभी सर्जरी से थोड़ा सा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको अपना फाइनेंशियल आपको
देखना है, पैसे का आपको इंतज़ाम करना है, और या कोई फंक्शन है या कहीं आपको बाहर जाना है, जब तक के लिए भी आप अपना नी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, वो जो है टाइम चाहे 3 महीने हो, 6 महीने हो, साल भर हो, प्लीज़ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उस पीरियड में अपना वेट लूज़ कीजिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको डॉक्टर्स बता देंगे, आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट सिखा देंगे। एक तो आपके क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज़। क्वाड्रिसेप्स यूजुअली लोगों के वीक होते हैं, ख़ास तौर से जिनको अगर नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत आती है, उनके जो है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, यानी कि आपके थाई के सामने के मसल्स और बैक के भी मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स की आप स्ट्रेंथनिंग कीजिए, क्वाड्रिसेप्स के आप मसल्स को मजबूत कीजिए, और आप अपने हिप्स के मसल्स को मजबूत कीजिए। उठने बैठने के मसल्स, जो हिप के मसल्स होते हैं, चलने के मसल्स, क्वाड्रिसेप्स के मसल्स, हिप्स के मसल्स, ये मसल्स आपकी सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा अहम मसल्स होते हैं, जो आपको उठाते हैं, बैठाते हैं, और जो आपके सर्जरी का आउटकम डिक्टेट करते हैं। अगर आप अभी अपनी सर्जरी डिले करना चाहते हैं किसी भी कारणों से, तो प्लीज़, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपना वेट लूज़ कीजिए, और आप अपने क्वाड्रिसेप्स की यानी कि थाइस की, और आप अपने हिप्स की मसल्स की एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार नियमित रूप से कीजिए। ये एक्सरसाइजेस आपको आपके सर्जन्स, आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से बता सकते हैं। जो भी आपके पास टाइम है, उस वाले टाइम को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जितना आप एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना आप वेट लूज़ करेंगे, आपके सर्जिकल आउटकम विल बी मच 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 बेटर। पेशेंट्स की एक ही क्वेरी होती है कि हम डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद हम कितने टाइम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक होने का मतलब है कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं, अगर हमको फ़ौरन जाना है तो हम कब जा सकते हैं। पेशेंट से मैं ये हमेशा कहता हूँ कि देखिए, ये चीज़ सब्जेक्टिव है, ये चीज़ मरीज़ के ऊपर है, और ये चीज़ डिफरेंट है। कुछ पेशेंट्स आपको 1 महीने 1.5 महीने में भी इतने अच्छे लगेंगे कि वो आपके पास चल के आएंगे नॉर्मली, उनको नहीं मालूम होगा कि उनकी सर्जरी हुई है। कुछ पेशेंट्स ज़्यादा समय लेते हैं अपने आप को रिकवर होने में। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। पेशेंट का सर्जरी से पहले उसको कितना आर्थराइटिस था, और पेशेंट को जितना ज़्यादा आर्थराइटिस होता है उतनी ज़्यादातर पेशेंट्स को मसल्स की वीकनेस होती है। मसल्स की वीकनेस कितनी है पेशेंट्स को, पेशेंट के को और ज़्यादा एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, वो सब चीज़ें, पेशेंट की एज कितनी है, और पेशेंट कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो ये इसका जो फिक्स आंसर देना कि आप सर्जरी के 1 महीने के बाद ठीक हो जाएंगे और या आप 2 महीने के बाद ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल भी एक पेशेंट की चीज़ सारे पेशेंट्स पे लागू नहीं होती है। पेशेंट्स यूजुअली अपने आप को दूसरे पेशेंट के साथ मिलाते हैं कि जो हैं डॉक्टर साहब, मेरी जो पड़ोसन थी उनकी सर्जरी हुई थी तो वो तो 1.5 महीने में बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। मैंने कहा कि आप जो है 1 महीने में नॉर्मल चल सकती हैं, बनस्पत के आपके अगर मसल्स की आपकी जो है एक्सरसाइजेस आपके अच्छे से हों, आपकी फिजियोथेरेपी आपकी अच्छे से हो, तो आप 1 महीने में भी उनसे ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, और ये चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती हैं। थैंक यू।